और कोटशिरा जो नया कॉलेज था तो उसके भी बोर्ड एक ही कॉलेज में पढ़े थे। यशपाल ढोलटा जी यहाँ प्रेसिडेंट थे, अभी आपको देख के याद आ रहा है, साथी उनके बैठे हैं। पूरे शिमला में चाहे वो ठियोग था, चाहे फागू था, चाहे सारी जगह से चौपाल था, जुब्बर कोटखाई था, रोडू था, यही एकमात्र कॉलेज हुआ करता था जहां तकरीबन 3 से 3,500 स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। और उसके लिए इस रश को कम करने के लिए कोटशिरा में नया कॉलेज की 2 क्लासेस स्टार्ट हुई। मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था और प्रेसिडेंट के समय मैं बीमार हो गया। और कई मेरे साथी जानते होंगे, मनोज चौहान जी भी है, सब जानते होंगे कि मैं 3 दिन कॉलेज के प्रेसिडेंट से जब वोटिंग होनी थी मैं नहीं आ सका। अब चुनाव जीतना था और नरेश चौहान जी भी वहां खड़े हुए थे, ये भी, और दूसरे एक हमारे कमिश्नर हैं जोगिंदर चौहान जी जो अभी रिटायर हुए हैं, वो दोनों मेरे खिलाफ लड़ रहे थे। उस समय जो राजनीति होती थी तो एक एरिया वाइज राजनीति होती थी, तो मैं कंपेन नहीं कर सका। पर मैं बीमारी की हालत में उठ कर आया, कंबल ओढ़ा और यहां आया और कोटशिरा गया। जब परिणाम निकला तो मैं चुनाव जीत गया। और जब मैं चुनाव जीत गया तो खुशी होती है कि इस कॉलेज में मेरे जीवन के 4 साल बेहतरीन 4 साल थे। और जस्टिस संदीप शर्मा जी उस समय नया नया प्रवेश किया, जस्टिस गोयल ने भी नया नया प्रवेश किया, पर मुझे इनसे हमेशा अपने भाई वाला प्यार मिला। और जब न्यायिक प्रक्रिया में आ जाते हैं तो आदमी कई चीजें कह नहीं पाता। और राजनीतिक जीवन का जो किताब होती है वो हमेशा खुलापन वाली किताब होती है। हर कोई उस पर किताब लिख देता है, हर कोई इतिहास लिख देता है, हर कोई उस राजनीति की पीएचडी कर देता है, जो भी नेता होता है। तो ये सब जीवन काल में जो जब अपने इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो उसको याद किया जाता है। मैं अपने इंस्टीट्यूशंस में आया हूं, मेरे पास प्रिंसिपल महोदय आए कि हमारे यहाँ पेड़ नहीं कट रहे हैं, हमें कैबिनेट से अप्रूवल चाहिए। हमने 3 दिन के अंदर उसमें कैबिनेट से अप्रूवल करवाया, जिसका आर्ट्स ब्लॉक बनना है और बेटियों के लिए हॉस्टल बनना है और आपकी पार्किंग बननी है। तो अभी मुझसे प्रिंसिपल महोदय पूछ रहे थे कि मैंने कहा दिसंबर में फाउंडेशन स्टोन रखो और 2 साल के भीतर बनना चाहिए। और प्रिंसिपल महोदय बता रहे थे कि यहाँ 70% बेटियां हैं। तो मैं प्रिंसिपल महोदय को बता रहा था कि जब हम पढ़ा करते थे तो हम को-एड के लिए हड़ताल किया करते थे कि कॉलेज में को-एड होनी चाहिए, और उसके लिए स्ट्राइक होती थी और हम स्ट्राइक करते थे। मैंने भी की जब प्रेसिडेंट था कि हाँ को-एड होना चाहिए। और आज उल्टा हो गया, आज 70% बेटियां आ गई और 30% हमारे छात्र साथी यहां आ गए। तो ये परिवर्तन समाज की सोच का परिवर्तन है और हम सबको इस परिवर्तन के साथ जाना है। हम सब बेटियों वाले हैं। जस्टिस संदीप शर्मा जी की बेटी है, मेरी बेटी है, हमारे जो जितने नेता हैं, अभी जो एमएलए हैं, जो विधायक में है, उसमें सब मेजॉरिटी ऑफ लोगों की हमारी बेटियां हैं। भावनात्मक रूप से एक प्यार उनके साथ होता है। पर मैं कहना चाहूंगा, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जाता हूं, गांव में भी जाता हूं। मैं खुद गांव के परिवेश से आया हूं, एक आम परिवार से उठकर मैंने राजनीतिक जीवन की सीढ़ियां चढ़ी है। जब हम स्कूल जाते थे तो उसमें 8वीं कक्षा तक टाट हुआ करता था। और मैं पढ़ा गवर्नमेंट स्कूल शिमला कुसुम्पटी में हूं। 9th में जाकर कहीं बेंच मिलते थे, 10वीं में जाकर बेंच मिलते थे। कॉलेज में आके तो उसमें पीयूसी होती थी, +1 +2 नहीं होता था, तो खुशी होती थी। यशपाल ढोलटा जी मेरे पड़ोसी थे, हम बचपन से रहते थे। ये दूसरी विचारधारा से थे, हम दूसरी विचारधारा के साथ थे, लेकिन अपनापन था हिमाचल के प्रति। चाहे वो एसएफआई थी, चाहे विद्यार्थी परिषद थे, एक अपनापन था कि हम अपने मांगों को लेकर एक एजिटेशन करते थे। एसएफआई अपना करती थी, एबीपी अपना करती थी, एनएसयू अपना राग लापते थे, हम सब लोग करते थे। लेकिन संस्थान कैसे मजबूत बने, उस दिशा में एक सोच होती थी। ये वो कॉलेज था
जिसने हमेशा से जब प्री मेडिकल का टेस्ट होता था, पीएमटी होती थी, तो 12 से 14 मेडिकल कॉलेज में यहां इस कॉलेज के बच्चे जाते थे। और उनके जब प्री मेडिकल से प्री मेडिकल का जब रिजल्ट निकलता था तो मेरिट कम होती थी, क्योंकि 53, 54%, 60% तक ज्यादा मेरिट होती थी। उसमें इतने नंबर नहीं आते थे। अब मैं देखता हूं कि 99.9, 89%, उसमें 54% वाले कॉलेज में बहुत मेरिट नहीं आती थी। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज का रिजल्ट निकलता था, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज में पूरे प्रदेश में जो आईजीएमसी में रिप्रेजेंट करते थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज शिमदोली के बच्चे रिप्रेजेंट करते थे। हमारी सरकार 2 साल पहले बनी। 11 दिसंबर को 2 साल हमारी सरकार के होने जा रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और एजुकेशन में मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है कि क्वालिटी एजुकेशन में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऐसे संस्थान जहां हम सब कुछ कर सकते हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या कारण रहा? कई बार राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती है कि संस्थान खोल दिए जाते हैं, लेकिन वहां टीचर ही नहीं होते। अब जब टीचर ही नहीं है, आप चाहे मेडिकल की क्लासेस स्टार्ट कर दो, नॉन मेडिकल की क्लासेस स्टार्ट कर दो, आर्ट्स की क्लासेस स्टार्ट कर दो, कोई फायदा नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि हम कॉलेज की भी रैंकिंग करने जा रहे हैं। उसके हमने दिशा निर्देश दिए हैं। 138 के करीब हिमाचल प्रदेश में कॉलेज है, इनकी रैंकिंग करने जा रहे हैं। उसका फार्मूला बनाया जा रहा है और अगले आने वाले समय में उसकी रैंकिंग की जाए। कुछ संस्थानों को हम कंसोलिडेट करके हम उसको मजबूत करना चाहते हैं, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं। शिमला का कॉलेज इसलिए भी बनता है क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल उसको एक्सीलेंसी की तरफ ले जाता है। सब लोग यहाँ पढ़ते हैं, सभी प्रकार के लोग यहाँ पढ़ते हैं और सभी परिवारों के लोग यहाँ पढ़ते हैं, तो इसके लिए कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस लेकर जाता है। लेकिन आज विडंबना देखिए, 5वीं के बच्चे को दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़नी आती। कैसे हम आगे बढ़ेंगे? तो हम उन गांव में पढ़ने वाले बच्चों के परिवारों को भी धोखा दे रहे हैं कि जहां हम टीचर नहीं दे रहे, माँ बाप बड़े तैयार होकर अपने बच्चों को भेजते हैं, सोचते हैं कि अच्छा पढ़ेगा, अच्छा स्कूल है, लेकिन साथ में ही टाई वाला स्कूल खुल जाता है जहां क्वालिफाइड टीचर नहीं होते, लेकिन सोचते कि टाई पहन ली तो अच्छा हो गया। क्वालिटी में जाना पड़ेगा और हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया। हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं, हम साइंस स्कूल खोलने जा रहे हैं जो +2 के बच्चों को साइंस में पढ़ाई करवाएगा। और इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जहां शिक्षा क्षेत्र की बात है, हम उसमें पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। और इसमें हमने एक और बच्चों के लिए सुधार किया। आप कॉलेज के बच्चे हैं, हमने कहा कि कोई भी बेटा या बेटी अगर हायर एजुकेशन जाना चाहता है और पढ़ना चाहता है, पर परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, तो उसे कैसे पढ़ने का मौका मिले? अगर कोई डॉक्टर बन जाता है तो उसे कैसे उसकी मजबूती की जाए? तो हमने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। सुख का मतलब हैप्पीनेस है, सुखविंदर सिंह नहीं है। तो उसमें इंगित करता, तो हमने उसमें जो जितने भी विधवा हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके बच्चों को 27 साल तक, चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे नर्सिंग कॉलेज है, चाहे पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, चाहे पीएचडी करना है। 27 साल की उम्र इसलिए फिक्स की कि पीएचडी 27 साल तक हो जाती है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में रहे हैं। उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, विधवाओं की 23,000 बच्चों का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है और पीजी के लिए भी 3,000 रुपया देने जा रही है। अब आप बच्चों में से कोई सामर्थ्य है लेकिन उसकी हालात इतने अच्छे नहीं है, तो हमने उसके लिए 20 लाख रुपए का लोन, जो आप बच्चों की पढ़ाई के लिए, जिसकी पहली किस्त आपको डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से मिलेगी, 20 लाख रुपए का लोन फॉर हायर एजुकेशन उन बच्चों को पढ़ने के लिए रखा है जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, और ब्याज की दर 1% रखी है।
और इस पढ़ाई के अगर कोई बच्चा बाहर भी जाना चाहता है, जैसे एमएससी करना चाहता है, कोई फेलोशिप नहीं मिलता लेकिन बाहर उसकी सिलेक्शन हो जाती है, बाहर भी ऐसे कॉलेज है जो थोड़े सब स्टैंडर्ड के कॉलेज है। ऐसा मत सोचना कि बाहर पढ़ने वाले ही सब स्टैंडर्ड के कॉलेज है, पर कोई अच्छे कॉलेज में पढ़ना जाना चाहता है तो उसको भी हम 1% के ब्याज की दर से 20 लाख रुपया वाईएस परमार ऋण योजना के तहत ला रहे हैं। इस योजना का लाभ उठाइए। मैं अभी डिप्टी कमिश्नर को पूछता हूं कि आपके पास कितने बच्चे आए, तो मैंने देखा कुछ अधिकारियों ने बोटल नेक्स्ट लगाए थे, तो अब हमने कह दिया कि पहली किस्त डिप्टी कमिश्नर देगा, लोन में फाइनेंसिंग सरकार करवाएगी और 1% ब्याज पर 20 लाख का लोन उसकी जो शिक्षा है उस पर खर्च करने के लिए हमारी सरकार देगी। अभी हम इस वर्ष हमारे बजट में आप काफी परिवर्तन देखेंगे, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम सरकार में आए तो हम 5 साल के लिए केयर टेकर है। हम ये सोचकर करेंगे रूटीन की गवर्नमेंटें चलती रहे, हम आए हैं हमें सिर्फ अपना सुख सुविधाएं चाहिए, तो मैं हिमाचल की जनता के साथ धोखा कर रहा हूं। हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जब हम कड़े फैसले लेंगे उसका स्वाद मीठा होगा, ये निश्चित है। और मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत रैशनलाइजेशन कर दी है और भी करने जा रहे हैं। कुछ कॉलेजेस का हम मर्जर करने जा रहे हैं, लेकिन मैं किसी पर दोषारोपण ना करते पिछली बीजेपी सरकार की मानसिकता पर बात करना चाहूंगा। एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, पर यहां तो मंडी में यूनिवर्सिटी खोल दी, यहां वहां खोल दी। जब हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो सभी हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स वहां पढ़ते थे और हमको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता था, अपनी बातचीत करने का मौका मिलता था। लेकिन हुआ क्या, हर जगह रीजनल इंस्टीट्यूशंस खोल दिए गए और जो एक्सपोजर बच्चों को एक हमारे कल्चर से, हिमाचल की डाइवर्सिटी से और कल्चर से मिलना चाहिए, वो कम हो गया। तो उस दृष्टि से भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि अच्छे शिक्षक भर्ती किए जाएं और अच्छे बच्चों को जितना भी प्रोत्साहित किया जाए हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए भी हम स्पेशल क्लासेस लगाने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा जब पढ़ता है, ये नहीं है कि जो बच्चा भी कॉलेज में कमजोर है, यूनिवर्सिटी में कमजोर है, हो सकता है कि वो किसी और चीज में बहुत अधिक तेज हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। पॉलिटेक्निकल में हम पुराने समय के अब उन कोर्सेज को नहीं शुरू कर सकते। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स शुरू कर रहे हैं, हम मशीन लर्निंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं, हम डाटा स्टोरेज का कोर्स शुरू कर रहे हैं। इन सब चीजों के कोर्स पॉलिटेक्निकल में हमने शुरू किए। हम कॉलेजेस में भी चाहते हैं कि एआई का हम प्रयोग करें। इस दृष्टि से पूरा शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश, हमारा टारगेट है, सफलता और असफलता जब धरातल पर आती है तब पता लगता है, लेकिन हमारा टारगेट है कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। समृद्धशाली राज्य का मतलब है कि आपको सुविधाएं मिले, सुविधाओं के साथ आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी हेल्थ सिस्टम मिले, क्वालिटी वाटर मिले, क्वालिटी लाइट मिले। लाइट का मतलब ये नहीं कि आपको बल्ब कर दिया जाए, सबकी आंखों में बड़े बड़े चश्मे लग जाए। उसका कारण ये भी कि सोशल मीडिया से आजकल बच्चे हटते ही नहीं है, तो सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, तो उससे आंखों पर भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन लाइट की क्वालिटी अच्छी होगी तो कई जगह आपको ऐनक लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। इन सब दृष्टिकोण से बदलाव से हम जा रहे हैं। गांव की इकोनॉमी कैसे बढ़े, गांव के लोगों के पास पैसा की कैसे पहुंचे, इसलिए हमने प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान दिया। अभी हम प्राकृतिक खेती में 30 रुपए किलो मक्की और 40 रुपए किलो हम गेहूं खरीद रहे हैं जो गोबर से आधारित है। ऐसा क्यों करना पड़ा? हम गाय का दूध, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जब 45 रुपए किलो गाय का दूध और 55 रुपए हम भैंस के दूध को खरीद रहे हैं। ये बातें मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जब गांव के लोगों के पास पैसा आएगा तो उसमें समृद्धि आएगी, पर इन चीजों से हमारे वहां पैसा आ सकता है। तो हमने इस दृष्टिकोण से बजट को कई भागों में बांटा है और इसलिए हम अभी बजट की फिर मीटिंग करने जा रहे हैं। जो हमारे संसाधन है वो हमने, मैं नहीं कहूंगा कि किसने किया, पर 40 वर्षों से उन संसाधन को हम लुटाते आए। एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक एसजेवीएनएल कंपनी है जो हमारे पानी से बनी नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट था,
उसका 67,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। एक हिमाचल प्रदेश है जो 1971 में बना, 1966 में बना, पुनर्गठन हुआ, उसका बजट जब मैं पिछली बार प्रस्तुत कर रहा था तो 58,000 करोड़ रुपए का है। जब एक पानी से बिजली बनाने वाली SJVNL 67,000 करोड़ की कंपनी हो सकती है तो कहीं ना कहीं सरकारों में कमी रही है, कमिटमेंट की कमी रही है। तो हमारी क्या कमी रही, उस कमी को हमने दूर करना है। इसीलिए हमने कहा कि हमारे पास जो बहता हुआ पानी है वो हमारा सोना है। इसीलिए मेरी उनसे बातचीत चल रही है कि आप जो अब प्रोजेक्ट है जिसमें हमको सिर्फ 12% फ्री पावर मिलती है और जिंदगी भर वो बिजली बेचकर अपना पैसा कमाते हैं, 12 साल बाद कोई भी पावर प्रोजेक्ट है वो फ्री हो जाता है, यानी कि 12% फ्री में वो भी हमको पावर देते हैं, 100 में से 12 रुपए देते हैं, 88 पैसे वो खा जाते। तो उन्होंने अमीर होना, पर संपदा किसकी थी? हिमाचल की जनता की, 75 लाख जनता की संपदा थी। तो हम उस संपदा में अपना हक मांग रहे हैं। मुझे लगता है उसमें हमें सफलता मिलेगी। दूसरा, हमें हेल्थ की दृष्टि से भी आगे देखना है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के बाद पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में दूसरे स्थान पर कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। हम नंबर 2 आ चुके हैं। क्यों? इसीलिए मैंने अभी डायरेक्शन दी है कि हम कोई भी क्लोरीन और चूना नहीं मिलाएंगे। आने वाले समय में जैसे जैसे बजट का प्रावधान होगा, आप उसमें यूवी रेज का हम प्रावधान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि खाने में जाए तो उसमें स्मेल आती है। आप कहीं जगह खाने खा तो रहे हैं, जिसकी यंग बॉडी होती है उसकी तो रेजिस्ट होती है, जिसकी थोड़ी सी बॉडी की रेजिस्ट पावर कम होती है तो उसमें नुकसान होता है। तो सब चीजों में सुधार की दृष्टि से हम बढ़ रहे हैं। 2 साल में हमने कोशिश की है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और मुझे खुशी है कि उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। अब हमारे जो आर्थिक स्थिति थी उसमें बहुत अधिक सुधार हुआ है। 1 साल में हमने 2200 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया है जो हम अनाथ बच्चों को दे रहे हैं। 6,000 अनाथ बच्चे 27 साल तक, उनकी पढ़ाई का खर्चा हम उठा रहे हैं। विधवाओं के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हम उठा रहे हैं। और जो दिव्यांग है, और जो माननीय जस्टिस संदीप शर्मा जी ने कहा कि नशे के, आप तो हमारे फील्ड NDPS एक्ट के भी चेयरमैन है, वो 4 सालों से नहीं बना था, हमारी सरकार आई तब बनाया। जो नशा में बच्चे पड़ गए हैं, तो सोलन के पास हमने 150 बीघा का कोटला बेहड़ में एक बेस्ट, हम उनको नशा छुड़ाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं। हैंडीकैप्ड के बच्चों के लिए हम बेस्ट इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड क्लास एक्सेलेंस हम कंडा घाट में बनाने जा रहे हैं। उसकी ड्राइंग्स फाइनल हो रही है, समय लगता है, लेकिन बच्चों को, अगर आप नशा करने वाले बच्चों को बंद कमरों में बंद रखेंगे और सोचेंगे कि हाँ इनको हम बंद रखकर इनको में सुधार लाएंगे, तो ये हमारी गलत फहमी है। उन्हें खुलापन देना पड़ेगा, उन्हें खेल के मामले में आगे लाना पड़ेगा। तो इसलिए से 150 बीघा जगह लेकर हम उसमें खेल का, बाहर की एनजीओज का और बाहर के जो हमारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस ढंग से हम एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन नशाखोरी से अपने युवाओं को बचाने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। नशाखोरी के खिलाफ आजकल अभियान चला हुआ है, गांव तक नशा पहुंच चुका है और बड़ी स्ट्रिक्टली हमने, हमारे जो SP है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत आगे तक नशाखोरी को पकड़ा है कि और गांव तक हम पहुंच रहे हैं। और जो अब काफी लोगों को मैं चाहूंगा कि आपने काफी लोगों की प्रॉपर्टी अटैच करने के भी ऑर्डर दिए हैं, जिससे बहुत सुधार हो रहा है। ये कोई एक समय की समस्या नहीं है, ये समस्या वक्त के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाकर हम इसको दूर कर सकते हैं। उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही कहा, इसलिए उनको सुधार करने की जरूरत है। और कॉलेज के पास हमारी और स्टिकनेस और विजिलेंस हमने शुरू की है। तो कई बच्चे हो जाते हैं, इस मामले में पड़ जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम उनको रोक नहीं सकते, हम रोक सकते हैं। तो कई बदलाव के दौर से हमारी सरकार गुजर रही है। आने वाले 3 साल शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और कठोर फैसलों के द्वारा बदलाव किए जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में हम बहुत अधिक बदलाव करने जा रहे हैं। और जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है, जो हमारा जलवायु है,
क्योंकि मैंने आपदा को बहुत नजदीक से देखा। पिछले 2023 में 23,000 घर बर्बाद हो गए। कई परिवारों के पास पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचा। हमने उनको 7 लाख रुपया घर बनाने के लिए दिए। तो इस क्लाइमेट चेंज का असर पूरे विश्व में पड़ रहा है, लेकिन हमें अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बजट की योजनाएं बनानी है। इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जा रहे हैं। अभी हमने 500 व्हीकल्स खरीदने के लिए जो HRTC है उसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कन्वर्ट किया जा रहा है। आप मेरी गाड़ी भी देखते होंगे, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। ये 4 साल पहले खरीदी गई थी। मैं इसी में चलता हूं। मैं कोई बड़ी गाड़ी में तब जाता हूं जब कोई कहीं कच्चा रोड हो। ये बहुत अच्छी गाड़ी है। अब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में युवाओं को भी हम शामिल कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, ग्रीन अमोनिया में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो पहले तो अधिकारियों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें अधिकारी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है। कुछ जुडिशरी करती है, कुछ हम करते हैं, तो कुछ अब आगे से उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे टूरिज्म के सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं। हेलीपोर्ट्स बन रहे हैं, हमारा एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। हम गोवा जाते थे, हमने क्रूज गोविंद सागर झील में चला दिया। पोंग डैम में 50 किलोमीटर की वाटर बॉडीज है, उसमें शिकारा, पोंग, जेट्स की सब चला रहे हैं। तो टूरिज्म हमको बहुत बड़ा सेक्टर है और आने वाली पीढ़ी आपका बहुत सुंदर भविष्य है। अगर हमारी नीतियां सफल रही तो हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे समृद्धशाली राज्य होगा। और सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा परिवर्तन अगर कहीं आया है तो हमारे महिलाओं में आया है, बेटियों में आया, सोच बदली है और सोचने का तरीका बदला है। और जब महिलाओं में सोच बदली है उससे समाज की प्रकृति होती है और समाज उन्नति की दिशा में आगे बढ़ता है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर इस कॉलेज में 70% बेटियां आई हैं तो मैं सब बेटियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। आप इस कॉलेज में आई हैं और आप पर आपके माँ बाप ने कई सपने देखे होंगे कि हमारी बेटी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ रही है। तो कोई चीज ज्यादा मुश्किल नहीं होती। उसके लिए आपके मन में आत्मविश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, लगन शक्ति होनी चाहिए और गोल को अचीव करने की क्षमता हर एक बच्चे में होती है, लेकिन रास्ते से नहीं भटकना पड़ता। मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण हूं। 40 साल के इस लंबे संघर्ष के बाद आप जैसे आप परिवार से निकलकर जहां राजनीति में सोचा भी नहीं जा सकता, वहां मैं आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। तो ये सिर्फ अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से ही और आपकी उस दृष्टिकोण को, उस कर्म भूमि को मजबूत करना पड़ता, उसी में जाना पड़ता है, विचलित नहीं होना पड़ता। अब जस्टिस संदीप शर्मा जी ने जस्टिस बनना था तो लॉ करके उन्होंने प्रैक्टिस की। लॉ मैंने भी की, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं की, दिल नहीं किया, क्योंकि राजनीति में ही इच्छा थी और ये कॉलेज टाइम से नहीं, स्कूल टाइम से भी थी। आज पहुंचे हैं तो कई बार सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती, उसमें घबराने की बात नहीं होती, लेकिन मन की संतुष्टि बहुत जरूरी चाहिए। तो जब मन की संतुष्टि हो जाती है तो आदमी अपना जीवन यापन बड़े आराम से कर सकता है। यही मैं कहना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात सुनी। मैं जो ये आपके कॉलेज का आर्ट्स ब्लॉक है, आपके कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल है, पार्किंग है, इनका सबका मैं फाउंडेशन स्टोन रखने आऊंगा और कभी एक फाउंडेशन स्टोन हमारे जस्टिस संदीप शर्मा जी से भी लिखवा लेंगे, क्योंकि इनका भी ओल्ड कॉलेज है, इसमें कई बार ऐसा होता है। और तीसरा, जो ओल्ड एसोसिएशन है उनको मैं 50 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ।